नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अरे तुझे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? पूरे समाज में हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। पर माँ, मैंने वैसा कुछ नहीं किया, मेरी बात सुनो। देख लो कैसी औलाद जन्मी है तुमने। अरे अपने पेट में बच्चा लेकर घूम रही है और फिर भी बोलती है कि मैंने क्या किया है। अरे तूने हमारा सर शर्म से झुकाया है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं थी कि मेरे से आंख उठाकर बात करे, लेकिन तेरी वजह से आज वही लोग मेरे मुंह पर थू थू करके जा रहे हैं। और नहीं तो क्या, सुन लोगों की बात। क्या बोले जा रहे हैं? आपस में बातें कर रहे हैं कि बिना पति गर्भवती हो गई इनकी बेटी। अरे कुंवारी लड़की जब फूला हुआ पेट लेकर घर आएगी तो यही बोलेंगे ना समाज वाले। आखिर देवकी को किसके धोखे की सजा मिली जो वो शादी से पहले ही गर्भवती हो गई? जानने के लिए कहानी को थोड़ा पीछे से सुनते हैं। देवकी अपनी माँ शांति और पिता सुरेश की एक लौती बेटी थी, जिसके कारण उसको बड़े ही नाजों से पाला गया था। लेकिन 2 साल पहले देवकी की एक दूसरे शहर में नौकरी लगी, जिसके कारण वो अपने माँ बाप से अलग दूसरे शहर में आके रहने लगती है। लेकिन वो कुछ 8-9 महीने में अपने माँ बाप से मिलने आती रहती थी। ऐसे ही देवकी आज भी पूरे 10 महीने बाद आने वाली थी। इसीलिए शांति देवी अपनी बेटी का स्वागत करने के लिए खीर बनाने की तैयारी करते हुए अपने पति से बोलती है, सुनो जी, जरा दुकान से काजू बादाम ले आओ। देवकी आने वाली ही होगी, मुझे उसकी मनपसंद खीर पहले से बना कर रखनी है। ला रहा हूँ भाग्यवान, तुम तो बेटी के आने पर ऐसे हुड़दंग मचा देती हो जैसे इस शहर की मुख्यमंत्री आ रही हो। अरे एक तो वो इतने महीनों बाद आती है, ऊपर से उसी के कारण हम ऐश की जिंदगी जी रहे हैं, तो उसके आने पर उसकी ख्वाहिशें भी पूरी ना करूं? हाँ भाग्यवान, सही है, ला रहा हूँ। सुरेश दुकान से काजू बादाम लेकर आता है, जिसके बाद शांति खीर बनाकर जैसे ही बाहर आती है, उसकी बेटी देवकी घर आकर अपनी माँ से गले मिलकर बोलती है, माँ कैसी हो? इतने महीने बाद आपको देखा है। कसम से घर जैसा सुकून कहीं नहीं मिलता। अपने पापा से नहीं मिलेगी? अरे पापा, आपकी परी आपको भूल सकती है क्या? देवकी के आने से घर में खुशी का माहौल होता है। वो जब भी घर आती अपने परिवार के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आती और साथ ही उन्हें बहुत सारा पैसा देकर जाती। इस बार भी जब देवकी आती है तो अपनी माँ को 5 लाख रुपए देते हुए बोलती है, माँ ये लो 5 लाख रुपए। कंपनी इस बार प्रॉफिट में गई है ना, इसलिए 1 लाख ज्यादा कमाए हैं। सही है मेरी बेटी, ऐसे ही खूब तरक्की कर और हमारा नाम रोशन कर। हाँ माँ, और मेरे होते हुए आप लोगों को किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगी। अच्छा बेटी, पर ये तो बता, तुझे इतना पैसा किस काम से मिलता है? मतलब तूने बस ये बताया कि बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन उस कंपनी में तेरा क्या काम है? तेरी क्या पोस्ट है? मुझे अपने पेट का ध्यान रखना पड़ता है। मतलब? वो मेरा मतलब है कि मुझे अपना और बाकियों के पेट का ध्यान रखना पड़ता है ना। मैं कंपनी में लोगों के काम के हिसाब से उनकी सैलरी डिसाइड करती हूँ, बॉस को बताती हूँ। वाह, फिर तो तेरे ऊपर कंपनी का बहुत जरूरी काम है। चल मेरी बेटी, अच्छे से करियो। अच्छा माँ, मुझे ना अगले हफ्ते वापस जाना है क्योंकि मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। देवकी 1 हफ्ते बाद घर वालों के साथ समय बिताकर वापस अपने काम के लिए लौट जाती है, जहां एयरपोर्ट पर रजत नाम का उसका दोस्त उसे लेने आता है और उसे देखकर बोलता है, और देवकी घूम आई? वैसे इस बार की पार्टी मोटी है, वो तुमको तुम्हारे पेट के 10 लाख रुपए देगी। वाओ यार, वैसे तो दुनिया की नजरों में ये काम कितना शर्मनाक है। भला कौन ही औरत होगी जो पैसों के लिए अपनी कोख गिरवी रख देती है, लेकिन मुझे इसका पैसा मिलता है जिससे मेरा घर चलता है। 2 साल से अपने घर वालों से छुपकर मैं सैरोगेट मदर बन रही हूँ। इस दुनिया में मेरे 2 बच्चे भी आ गए हैं। कितने कमाल की बात है ना, मैं बिना पति ही गर्भवती हो जाती हूँ। वैसे तुम्हारे घर वालों को पता लगा तो क्या होगा? वो तुमको ये काम करने से रोकेंगे? तो तुम्हें क्या लगता है कि जब मेरे घर वालों को पता चलेगा कि उनकी बेटी ने पैसों के लिए अपनी कोख बेच दी तो वो मुझे गले से लगा लेंगे? अरे कभी नहीं, उल्टा मुझे धक्के देकर बाहर निकाल देंगे। फिर तुम ये काम क्यों करती हो? एक तो पैसों के लिए और दूसरा ये कि मेरी वजह से न जाने कितनी माओ के चेहरे पर खुशी आ जाती है। तो इसमें हर्जी क्या है? मैं एक बच्चा देकर किसी का घर खुशियों से भर देती हूँ, तो इसमें क्या गलत है? और वो पैसे देकर मेरा और मेरा भी। हाँ बाबा, अब चलो। तो
होने वाले बच्चे के माँ बाप से मिलने। रजत देवकी को एक शादीशुदा जोड़े रमन और आरती से मिलवाता है, जो अपने बच्चे की सैरोगेट मदर देवकी को बनाना चाहते थे और उसके लिए उसे मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थे। देवकी इस बार 25 लाख रुपए में ये काम करने का तय करती है, जिसके बाद सारी तैयारियों के साथ लीगल तरीके से वो उनके बच्चों की सैरोगेट मदर बनने का प्रोसेस पूरा करती है। कुछ वीक्स में उसकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है और उसके बाद वो अच्छे से अपना ख्याल रखती है, लेकिन चौथे महीने के लगते ही उसके पास बच्चे के असली माँ बाप का कॉल आना बंद हो जाता है। वो और रजत मिलकर बच्चे के माँ बाप से कांटेक्ट करने की खूब कोशिश करते हैं, लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पाता। 6 महीने बीत जाते हैं। अब देवकी के पास अपने घर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता, क्योंकि वो इस बच्चे को बिना उसके माँ बाप की मदद के बिना नहीं जन्म दे सकती थी। इसीलिए वो रजत के साथ अपने घर के लिए निकलती है, जहाँ उसके माँ बाप उसको इस हालत में देखकर हैरान हो जाते हैं और तो और पूरा मोहल्ला उसकी प्रेगनेंसी देखकर बातें करने लगता है। ये देखकर उसके माँ बाप बोलते हैं, अरे तुझे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? पूरे समाज में हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। पर माँ, मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया, मेरी बात तो सुनो। देख लो कैसी औलाद जन्मी है तुमने। अरे अपने पेट में बच्चा लेकर घूम रही है और फिर भी बोलती है कि मैंने क्या किया है। अरे तूने हमारा सर शर्म से झुकाया है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं थी कि मेरे से आंख उठाकर बात करे, लेकिन तेरी वजह से आज वही लोग मेरे मुंह पर थू थू करके जा रहे हैं। और नहीं तो क्या, सुन लोगों की बात, क्या बोले जा रहे हैं? आपस में बातें कर रहे हैं कि बिना पति गर्भवती हो गई इनकी बेटी। अरे कुंवारी लड़की जब फूला हुआ पेट लेकर घर आएगी तो यही बोलेंगे ना समाज वाले। माँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, एक बार मेरी बात तो सुन लो, ये बच्चा मेरा नहीं है। अरे तुझे शर्म नहीं आई? दूसरे शहर काम के लिए भेजा था, ऐसे कांड करने के लिए नहीं। हे भगवान, क्या होगा अब इसका? कौन शादी करेगा इससे? हम तो बर्बाद हो गए। अरे अंकल, उसकी बात तो सुन लीजिए। तू कौन है? कहीं तूने ही तो मेरी बेटी के साथ ये सब नहीं किया? सच बता साले। सुरेश रजत का कॉलर पकड़कर धमकाने लगता है और शांति अपना सर पकड़कर रो रही होती है, क्योंकि उसकी बेटी शादी से पहले ही माँ बनने वाली है। तभी एक आवाज आती है, जिसकी तरफ देवकी और उसके माँ बाप के अलावा रजत और पूरे मोहल्ले वाले देखते हैं। देवकी जी, मेरा बच्चा कहाँ है? देवकी पीछे मुड़ती है तो देखती है रमन और आरती उसके दरवाजे पर आए हैं और देवकी का पेट देखकर आरती उसे गले लगाकर बोलती है, देवकी, तुम कहाँ ले आई हमारे बच्चे को? हम किसी मुसीबत में फंस गए थे, इसलिए तुमसे 2 महीने कांटेक्ट नहीं कर पाए। फिर पता चला कि तुम यहाँ आ गई हो, इसलिए हम तुरंत तुम्हारे पीछे आ गए। पता है हम कितना डर गए थे जब हमें पता लगा कि तुम दूसरे शहर आ गई हो। हाँ, हमें तो लगा कि तुम हमारा बच्चा लेकर ही भाग गई, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही दिख रहा है। तुम ही मुसीबत में आ गई। हमें माफ कर दो ऐसे अचानक गायब होने के लिए। कौन हो तुम लोग और ये तुम्हारा बच्चा है? हाँ, देवकी की कोख में हमारा बच्चा है, मेरा और मेरे पति रमन का बच्चा। आरती और रमन देवकी के माँ बाप के साथ सभी को सैरोगेसी प्रोसेस के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर शांति की पड़ोसन बोलती है, हाय हाय हाय, शांति की बेटी इतनी गिर गई कि पैसों के लिए अपनी कोख ही गिरवी रख दी। चिच्ची, कैसा गंदा जमाना आ गया है। तू अब तक हमें अपनी ये गंदी कमाई खिला रही थी। हमको लगता था कि हमारी बेटी कितना काम करती है, लेकिन ये तो हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला रही थी। पर माँ, चुप कर, मुंह भी मत खोल अपना। देवकी को ऐसे बेइज्जत होता देख आरती और रमन उसके हक में सबसे बोलते हैं, आप सब पागल हैं। देवकी इतना नेक काम कर रही है। अरे उन लोगों की हालत देखिए जिनको सालों साल बच्चे नहीं होते, वो बच्चों के लिए तरसते हैं। देवकी ऐसे ही जोड़ों की मदद करती है, कुछ गंदा थोड़ी कर रही है। और हर औरत को माँ बनने का सुख मिलना चाहिए, और जो माँ नहीं बन पा रही है उन जैसी औरतों को ऐसी ही देवकी की तलाश है। जी हाँ, आप लोग देवकी जी को एक गलत समझ रहे हैं। माना कि वो बिना पति गर्भवती हैं, लेकिन इससे किसी के परिवार में खुशियाँ आ रही हैं, तो इसमें गलत ही क्या है? रमन और आरती की बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग ये समझते हैं कि देवकी का किया काम गलत नहीं है, बल्कि वो तो अपने द्वारा लोगों के घरों में खुशियाँ फैला रही है। इसीलिए देवकी के माँ बाप भी उसको माफ कर देते हैं और आरती रमन बच्चे के जन्म होने तक
उसे अपने साथ रखते हैं, जिसके 3 महीने बाद देवकी एक बेबी गर्ल को जन्म देती है और उसके असली माता पिता यानी रमन और आरती उस बच्चे को देवकी का नाम देते हैं। जो कि कूड़ा उठाने वाले बहुत ही गरीब परिवार से थी, जिसके घर के आसपास का वातावरण बद से बदतर था। घर के पास बहता नाला, भिनभिनाती मक्खियां और कूड़े के बड़े बड़े ढेर लगे थे। पर जीवन यापन के लिए उन्हें ऐसी परिस्थिति में रहना ही पड़ता है। उसके परिवार में उसकी माँ बिमला और पिता भोला रहते थे, जो पेशे से कूड़े वाले थे। गली गली कंधे पे बोरा टांग कर लोगों का कूड़ा कचरा बटोरना और उनकी बातें सुनना, गली के आवारा कुत्तों का उन पर भौंकना जैसे आम बात थी। पर पेट पालने के लिए उन्हें इन सब समस्याओं से जूझना पड़ता है। वहीं उनकी बेटी मधुरा भी इसी काम में लग जाती है। ऐसे ही एक शाम, ए मधुरा, तनिक एक गिलास पानी दो बेटिया। अम्मा, ये लो पानी। और पता है, आज मैं तुमको शाही खाना खिलाऊंगी। अरे बिटिया, इस घर में तो अन्न के लाले पड़े हैं और तू शाही खाने की बात करत है। देखो अम्मा, शाही पनीर कितना लजीज है ना। अरे बिटिया, ये तो बासी लागत है, तुमको कहाँ से मिल गया? ओ अम्मा, वो कोठी वाली मालकिन है ना, जिनके यहाँ कूड़ा लेने जाती हूँ, उन्होंने बचा कुचा दे दिया। बासी हुआ तो क्या हुआ, हमारे घर में तो इतना भी नहीं है, आज यही खा लेंगे। इस तरह दिन बीतते जाते हैं। बेचारा गरीब परिवार, कई बार तो उनके घर में खाने का एक दाना तक नहीं होता था। अगर कोई रहम खाकर कुछ दे भी देता तो पूरा परिवार थोड़ा थोड़ा बांटकर खा लेता। ऐसे ही एक दिन मधुरा कंधे पे बोरा टांगे पास के मोहल्ले में कूड़ा मांगने निकलती है। नंगे पांव गर्मी में चल चलकर वो एक घर की सीढ़ियों पर जा बैठती है। तभी अंदर से घर की मालकिन सुषमा आती है। आय हाय, सत्यानाश हो तेरा कलमुही, मेरा घर सारा गंदा कर दिया। अरे और कोई जगह नहीं मिली तुझे बैठने को? वो मालकिन, माफ कर दो, बहुत गर्मी लग रही थी और थक भी गई थी। यहाँ थोड़ी छाया थी तो कुछ पल बैठ गई। तो रोड पे बैठना, मेरे घर को क्यों गंदा कर रही है? हे भगवान, कितनी बदबू आ रही है तुझ में से, जल्द दफा हो यहाँ से। अरे अरे मालकिन, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? मैं अभी साफ कर देती हूँ। अरे रे रे, छी छी, हाथ मत लगा एक भी चीज को। आय हाय, पता है कितना महंगा है, और तू तू न जाने कितने दिन से नहाई तक नहीं होगी। कूड़े की तरह तेरी शक्ल है, छी छी, और हाथ पैर तेरे छक पक पक पक। सुषमा को यूं चिल्लाता देख अंदर से उसका बेटा सोमिल बाहर आता है और अपनी माँ को शांत करवाने की कोशिश करता है। अरे माँ, शांत हो जाओ यार, क्यों खामखा चिल्ला चिल्ला कर अपना बीपी बढ़ा रही हो? अरे इस कूड़े वाली को देख, हमारा सारा घर गंदा कर दिया। महारानी यहाँ बैठकर आराम फरमा रही थी, मार इसके दो। अरे माँ, यार अंदर जाओ आप, मैं बात करता हूँ। सुनिए, माँ की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आपसे। अरे नहीं नहीं साहब, आप क्यों माफी मांग रहे हो? हम गरीब लोगों के लिए तो रोज की बात है। ये ताने, ये जिल्लत, इन सब का सामना कर कर के ही बड़े हुए हैं। पर हम जानते हैं कि ये कचरा ही हमारे लिए सोना है। हमारा पेट इसी से भरता है। समझ सकता हूँ मैं। तुम्हारे पास चप्पल नहीं है? नंगे पैर धूप में पैर नहीं जलते क्या तुम्हारे? अरे साहब, क्या धूप क्या छाया, सब है परमात्मा की माया। काम तो करना ही पड़ेगा ना, पेट भी तो पालना है। इतना कहकर मधुरा अपना कूड़े का बोरा लेकर वहाँ से चली जाती है और उसकी कही बातें सोमिल के दिल को भा जाती हैं। वो मन ही मन उसके बारे में सोचने लगता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। मधुरा फिर से कूड़ा मांगने के लिए उनकी गली में आती है।
उसकी आवाज सुनकर सोमिल भागता हुआ अपने घर के बाहर आता है। उसके हाथों में चप्पल का एक नया जोड़ा होता है। वो उसे आवाज लगाता है। अरे सुनिए, मधुरा जी, यहाँ आइए जरा एक बार। जी साहब, मुझे बुलाया क्या आपने? अभी आती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं तो आपको कुछ देना चाहता हूँ। तुम सबका इतना भला करती हो, सारा दिन सफाई करती हो, तो मेरी तरफ से ये छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए। चप्पल? शुक्रिया साहब, शुक्रिया। माता रानी आप पर बहुत सारी कृपा बरसाए। अरे बस बस, अब दुआ मांगने में समय खराब मत करो और इसे पहन लो फटाफट से। नहीं साहब, मेरे पास तो ये है। कल एक बड़ी मालकिन ने कूड़े में फेंक दिए थे, मैंने साफ करके पहन लिए। पर ये तो फटे हुए हैं, पहने न पहने एक ही बराबर है। तुम ये चप्पल पहनो जो मैंने दी है तुम्हें। नहीं साहब, ये तो बहुत आरामदायक है, और ये जो चप्पल आपने मुझे दी है ना, ये मैं अपनी माँ को दूंगी। नंगे पाँव चल चल कर उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं। शुक्रिया साहब। अरे बस कर पगली, रुलाएगी क्या? क्या कहा साहब आपने? मैं क्यों रुलाऊंगी आपको? अच्छा, तो मैं चलती हूँ। सोमिल बस उसे देखता ही रह जाता है और उसे मन ही मन वो अच्छी लगने लगती है। जब कभी भी मधुरा कूड़े की बोरी लिए उसकी गली में आती, वो उससे खूब बातें करता। वक्त बीतता जाता है। सोमिल को उसका ये अपनापन, काम के प्रति उसका लगाव देख उससे प्यार होने लगता है और वो उससे शादी कर उसकी जिंदगी बदलने का फैसला करता है। और फिर क्या हो जाती है कूड़े वाली मधुरा की शादी अपने सोमिल से। जब वो उसे अपने घर लाता है, सुषमा ये सब देखकर गुस्से से तिलमिला जाती है और दोनों को घर से बाहर निकालने लगती है, जिसे देख लोग आपस में तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। छी छी, कूड़े वाली लड़की से शादी कर ली, पढ़ा लिखा गवार है क्या ये लड़का? ना जाने क्या जादू चला दिया इस कूड़े वाली ने। सोमिल बेटा को अपने जाल में फंसाकर शादी कर ली इस कूड़े वाली ने। कितनी बदबूदार और गंदी बहू लेके आया। सारा घर महका देगी बदबू से। अरे नलायक, ये क्या कर लाया तू? कचरे को अपनी बीवी बना लिया। शर्म नहीं आई तुझे अपने घर का नाम डुबोते हुए? माँ, जिसे आप कचरा कह रही हैं, वो मेरी बीवी और आपकी बहू है। संभल कर बात कीजिए। अरे मर जाऊंगी, मिट जाऊंगी, पर इस बदबू, इस कचरा पेटी को अपने घर नहीं आने दूंगी। हाँ, अरे जरा सी भी शर्म आती है क्या आप लोगों को? यह आपका फैलाया हुआ गंद अपने हाथों से उठाकर लेकर जाती है ताकि आप लोग स्वच्छ रह सकें, आपके बच्चे बीमार ना हो, और आप लोग उसे कूड़ा कह रहे हैं। अरे आप सबको शुक्रिया करना चाहिए इसका। इस भयंकर महामारी के समय में यहाँ किसी को अगर खांसी भी आ जाए ना, तो वो 2 फुट की दूरी बनाकर रखता है, और यह आपके गंदे कपड़े, घर का कूड़ा कचरा सब लेकर जाती है ताकि आप लोग स्वस्थ रह सकें। सोमिल की बात सुनकर सबकी जुबान पर मानो लज्जा की टेप लग जाती है और सर शर्म से नीचे झुक जाता है। सबको सफाई करने वालों की अहमियत समझ आने लगती है। इस तरह समाज और सोमिल का परिवार कूड़े वाली बहू मधुरा को पूरे सम्मान के साथ अपना लेता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।